विस्थापन किसी गतिशील वस्तु के आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम अंतर है, जबकि दूरी संपूर्ण मार्ग की लंबाई है। ये बिल्कुल क्लियर है आपको। ऐसा एक चित्र में यहां दिखाया जा रहा है। मान लीजिए एक चित्र है, यहां पर A B C D E ये पॉइंट दिए गए हैं। जब हम A से यानी कि प्रारंभिक बिंदु से चलते हैं तो ये हम A दूरी तय करते हैं, B से C पर आए तो हम स्मॉल b दूरी तय करते हैं, C से D पर आए तो हम स्मॉल c दूरी तय करते हैं, और जब D से E पर आए तो स्मॉल d दूरी तय करते हैं। तो इस तरह से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हम आ पाते हैं। लेकिन हमने स्थान कहां परिवर्तन किया? सिर्फ हम A से E पर आए और सबसे छोटा रास्ता ये है, जबकि ये था, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ बच्चों को लंबा रास्ता पसंद होता है, जो खेल कूद कर जाते हैं अपने घर। कुछ लोग लंबे रास्ते से जाते हैं। तो जो शॉर्टकट रास्ता होता है, यानी कि सबसे छोटा रास्ता, सबसे निम्नतम, जो एक ही दिशा में, निश्चित दिशा में होता है, वो होता है हमारा विस्थापन। तो यहां पर विस्थापन क्या हुआ? A और E। जबकि दूरी क्या हुई? दूरी यानी कि लंबा रास्ता, पूरे मार्ग की लंबाई, ये आपकी दूरी हुई पूरी, यानी कि A B C D को प्लस करके ये पूरी आपकी क्या हुई? इस मार्ग की दूरी। जैसा कि यहां पर है, दूरी क्या हुई? A प्लस B प्लस C प्लस D, ये आपकी दूरी हुई। और विस्थापन यहां क्या हुआ? A और E बिंदु, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, सबसे निम्नतम अंतर। चलिए अब दूरी और विस्थापन में अंतर कर लेते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। जबकि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। और दोनों में क्या अंतर होता है दूरी और विस्थापन में? दूरी है, यह एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन है, यह एक सदिश राशि है। अगला अंतर है, दूरी का जो एसआई मात्रक है वो होता है मीटर, जबकि विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो भी मीटर होता है, क्योंकि दोनों ही मार्ग की एक तरह से लंबाई होती है और लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। अगला जो अंतर है वह है कि जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, जबकि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शून्य कैसे हो सकता है, भाई विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो निम्नतम यानी कि जो सबसे छोटा मार्ग होता है, अब जब हम यहां से स्कूल आए और जब हम लौट के आए, मान लीजिए जब हम स्कूल गए और स्कूल से जब हम वापस आए, चाहे हम लंबे रास्ते से लौट कर आए हों, चाहे हम छोटे रास्ते से ही लौट कर आए हों, लेकिन जब हम घर आ जाते हैं, हम चले कहां से? हम घर से चले, हम स्कूल गए, स्कूल से हम यहाँ कुछ देर रुके, फिर हम यहाँ गए, फिर हम वापस घर आ गए। तो ये जो प्रारंभिक बिंदु था हमारा, और ये जो था उसके बाद इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बताएंगे क्या रहा। हमारा जो प्रारंभिक बिंदु था और अंतिम बिंदु कहाँ है? जी हाँ बच्चों, हमने अपना रास्ता यहां से तय किया था घर से, और लौट के जब हम वापस आए तो कहां आए? घर पर ही। तो जब हमारा अंतिम बिंदु भी वही है और प्रारंभिक बिंदु भी वही है, तो विस्थापन क्या हुआ? यहाँ विस्थापन हुआ शून्य यानी कि 0, जबकि यहां पर दूरी कितनी हुई? दूरी हमने क्या तय की थी? दूरी हम घर से स्कूल गए थे, तो यहां दोनों में अंतर आया। हमने विस्थापन कुछ नहीं किया क्योंकि हम लौटकर घर आ गए, और दूरी क्या हुई? हम स्कूल से घर गए और घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आए, तो हमने डबल दूरी तय की। तो ये दुगनी दूरी तय की हमने जो घर से स्कूल की थी। लेकिन विस्थापन क्या हुआ? क्योंकि हम शुरू भी हम घर से हुए थे और वापस भी घर पर आ गए, तो इस तरह से वो विस्थापन वहां हुआ 0। तो आपको समझ में आ गया होगा विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब हम कुछ विशेष बातें यहां जान लेते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक होता है। यदि दूरी 0 है
तो विस्थापन निश्चित ही शून्य होगा। अगर हमने दूरी कोई तय नहीं की, जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे, जब हम घर पर थे तो घर में ही रहे, हम कहीं गए नहीं घर से, यानी कि हमने दूरी कोई तय ही नहीं की, तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए नहीं, हमने स्थान परिवर्तन नहीं किया, तो विस्थापन भी क्या हुआ? विस्थापन भी हुआ शून्य। तो जैसा कि यहाँ बोल रहे हैं कि यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा, हमने कोई दूरी तय नहीं की। परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। अगर हम यहां पर जैसा बता रहे हैं कि परंतु यदि विस्थापन शून्य है, जैसा कि यहां पर था, जब हम स्कूल से घर से स्कूल गए थे और स्कूल से वापस घर आए थे, तो विस्थापन क्या था? शून्य, जीरो, यानी कि हमने उसी जगह जहां से हमने रास्ता स्टार्ट किया था वहीं पर हम वापस आ गए, तो वहां पर विस्थापन तो जीरो हुआ। तो यही यहां बता रहे हैं कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है और परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब हम घर से गए नहीं तो हमारी दूरी भी नहीं होगी, लेकिन जब हम घर से स्कूल गए तो वो दूरी हो जाएगी, लेकिन विस्थापन जब हम घर वापस आ जाएंगे तो जो विस्थापन होगा वो जीरो होगा। अगला पॉइंट है, दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, परंतु विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अगली विशेष बात है अदिश राशि। अदिश राशि जो होती हैं उनमें परिमाण होता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, द्रव्यमान में परिमाण होता है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय है, ऊर्जा है। तो ये कुछ राशियों के उदाहरण हैं जिनमें परिमाण होता है, इनको हम अदिश राशि बोलते हैं। अगला है सदिश राशि। इसमें जो भौतिक राशियां होती हैं इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। तो ये जो एग्जाम्पल हैं वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये हैं सदिश राशि के उदाहरण और इनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। चलिए हम चाल और वेग में अंतर यहां समझ लेते हैं। चाल क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल, यानी कि इंग्लिश में उसे हम कहते हैं स्पीड बोलते हैं। चाल का यहाँ पर मात्रक है, चाल का जो यहाँ पर हम निकालते हैं, चाल को हम कैसे निकाल सकते हैं? दूरी बटा समय से, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में जो हम दूरी तय करते हैं किसी मार्ग की, उसको हम चाल बोलते हैं, यानी कि दूरी बटा समय। और ये जो है वो एक अदिश राशि है, यानी कि चाल क्या है? अदिश राशि, और इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हम वेग के बारे में समझ लेते हैं। वेग को हम इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, जबकि चाल को हम स्पीड बोलते हैं। तो वेग को समझते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं, यानी कि एक सेकंड के अंदर, यानी एक सेकंड के अंदर में वो कितनी दूरी तय करती है वस्तु, उसको हम बोलते हैं वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन और समय। इसमें जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित दिशा में, उसको हम कहते हैं वेग। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। चलिए बच्चों, अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं जो हमने अब तक जानी। गतिशीलता, यानी कि जिन वस्तुओं में गति होती है, जो हिलती डुलती हैं, चलती फिरती हैं। विराम अवस्था, जिनमें कोई हलचल नहीं होती है। सरल रेखा, यानी कि सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी लाइन जिस पर हम गति करते हैं। वृत्तीय का मतलब है पूर्ण गोल, यानी कि वृत्ताकार बनाता हुआ। घूर्णन गति, यानी कि अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, यानी कि अपनी धुरी पर घूमना। और आवर्ती गति वो है जो अपनी स्थिति को बार बार दोहराए, यानी कि उस स्थिति में बार बार पुनः आए, वो कहलाती है गति आवर्ती गति। दोलन या कंपन गति में क्या होता है? गति वस्तु के आगे पीछे, जो वस्तु है आगे पीछे होती है या ऊपर नीचे होती है, तो वो दोलन या कंपन गति कहलाती है। विस्थापन में अभी हमने आपको बताया कि एक निश्चित दिशा की ओर, एक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर जब हम एक कम से कम दूरी तय करते हैं, कम से कम मार्ग तय करते हैं, उसको हम विस्थापन बोलते हैं। चाल, समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। वेग, निश्चित दिशा में समय के साथ वस्तु द्वारा तय की दूरी को हम वेग कहते हैं।